नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हमने धान की खेती के विभिन्न चरणों के बारे में आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। धान की खेती में खली का प्रयोग भी बताया हुआ है, फिटकरी का प्रयोग भी बताया हुआ है और विभिन्न चरणों में किस तरह से आप फर्टिलाइजर्स यानी कि आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दे करके फसल को बेहतर उत्पादन कर सकते हैं, साथ ही आपके अपने फसल पर आने वाली लागत को भी कम कर सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अब आज मैं आपको जो महत्वपूर्ण 45 से 60 दिन होते हैं धान की खेती के, उनके बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे वीडियो में आपकी डिमांड पर ही मैं ब्रांड नाम बताने लगा हूँ। उससे पहले मैं केवल उसका केमिकल कंपोजिशन यानी टेक्निकल नेम ही बताता था। आप उस टेक्निकल का किसी भी ब्रांड का, लेकिन होना चाहिए आपका जेन्युइन और भरोसेमंद दुकानदार से आप खरीदें, क्योंकि आजकल कुछ मुनाफाखोरों ने बहुत ज़्यादा कहें डुप्लीकेसी बहुत है मार्केट में। लोकल दवाइयाँ, लोकल फर्टिलाइजर्स यानी जो आपकी खेती में कोई फ़र्क नहीं डालते, कोई उल्टा नुकसान ही पहुंचाते हैं। फ़ायदे की तो बात ही छोड़िए। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपनी फसल में बहुत ज़्यादा जहर का डोज नहीं देना है। जहर या हम ये कहें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनको देने के बाद हो सकता है कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगे कि आपकी फसल बहुत अच्छी है, लेकिन दूरगामी परिणाम उसके बहुत ही भयानक और भयंकर होते हैं। धीरे धीरे करके मिट्टी बंजर होती चली जाती है। तो आपकी मिट्टी भी सुरक्षित रहे, बरसों बरसों तक आप अच्छा उत्पादन लेते रहें, ऐसी टेक्निक मैं बताता हूं। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और ऐसा नहीं आपने वीडियो देख लिया और नोट कर लिया, बस आप उसका जो है फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, कर भला तो हो भला वाली कहावत पर चलिए, दूसरों का भला करने की सोचिए, आपका निश्चित रूप से ईश्वर भला करेंगे। जिस तरह से मैंने चरण वाइज धान की देखभाल के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। उसके 2-3 वीडियो और किसान धान के पड़े हुए हैं। लेकिन जब फसल जो है 45 दिन से ऊपर होती है, 45 से 60 दिन की, तो उस पर वैसे तो रोगों का तो कई चरणों में रोग आते हैं। रोग शुरुआती दौर में भी आ सकते हैं। इस समय अगर रोग आता है तो आपके उत्पादन पर 15 से 20% और कहो तो फसल को ही साफ कर दे। अगर आपने कुछ रोग ऐसे हैं, अब इस समय जो प्रकोप चल रहा है, बहुत सारे किसान भाइयों के मैसेज है मेरे पास, वो आपका पत्ता लपेटक या सुंडी जैसे रोगों का प्रकोप चल रहा है। दोस्तों, पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनता है और धान में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। उसका स्टोर जो है यानी कि उसका जो भंडारण है वो बीज के रूप में धान में होता है। ये 45 दिन के बाद की प्रक्रिया है। उससे पहले अब जब पत्ता लपेटक ये जो रोग है, इसका शुरुआती चरण अगर आप इसको देखेंगे तो खेत में जाएंगे तो पत्ते की एक राउंड शेप में होगा और उसको जब खोलेंगे तो उसमें इस तरह की सुंडी दिखाई देगी, एक गिडार टाइप की दिखाई देगी। अब जब पत्ता पूरी तरह से क्लोज हो जाता है, उस समय इस पर अगर हल्के तरीके से स्प्रे किया जाए तो इस पर उसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको मारना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसको मैंने एक पहले वीडियो में भी बताया है कि शुरुआती चरण में आप देखेंगे कि कुछ तितली नुमा कीट आपकी फसल पर दिखाई देंगे, जो 1 हफ्ते के अंदर अपने अंडे देती है, प्यूपा बनता है और उसके बाद उसमें से जो है गिडार बन जाती है और वो धीरे धीरे करके पौधे के जो क्लोरोफिल है, हरा रंग है, जिसकी वजह से भोजन बनता है, उसको धीरे धीरे खा जाती है। आप इसका नियंत्रण बहुत आवश्यक है। इसके नियंत्रण के लिए प्रति एकड़ इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम, जो क्लिप नाम से आएगी उसको ले लें। क्लोरोपायरिफास इसमें प्लस साइपर में दोनों सुल्तान के नाम से आता है, ब्रांड के नाम से, वो 250 ग्राम ले लें और स्टिकर मिला लें इसके।
स्टिकर आप कोई मिला सकते हैं। अगर स्टिकर की व्यवस्था ना हो तो आप शैम्पू के 2-3 पाउच लेकर के, क्योंकि स्टिकर बहुत ज़रूरी है। और इसको मिला करके दोस्तों पहले अलग अलग घोल बनाएं, टंकी में आधा पानी भरें, उसके बाद इनको डालें एक एक करके अलग अलग, और उसके बाद पूरी टंकी फुल कर दें। ये 150 से 170 से 200 लीटर पानी में स्प्रे, इतना पानी आपको यूज़ करना है, क्योंकि इस समय 30 दिन के बाद 40 दिन के आसपास जो फसल है काफ़ी बड़ी होती है और इसमें अब झंडा पत्ता आने लगता है दोस्तों। इससे निश्चित रूप से नियंत्रित हो जाएगा ये। अगर आप इससे पूर्व की अवस्था यानी 30 दिन से पहले और जब आप इसका नियंत्रण करना चाहते हैं तो एक तरीका और है जो मैकेनिकल, या ये कहें कि ये जो है आप टेक्निकली तरीके से एक जूट की रस्सी ले लें और जूट की रस्सी को 2 लोग 2 सिरों से पकड़ लें और एक बार एक साइड से घुमाएं पूरे खेत में और दूसरी बार फिर दूसरी साइड से घुमाएं। इस समय ये जरूर ध्यान रहे, सावधानी जरूर रहे कि खेत में पानी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। दूसरी बात, ये 40 दिन के बाद कदापि न करें। जब झंडे पत्ते की शुरुआत हो जाए तब कदापि न करें, क्योंकि उसके अंदर छोटी सी बाली बनना प्रारंभ हो जाती है और इस समय ज़रूरत होती है फास्फोरस की। फास्फोरस की बहुत ज़रूरत है। फास्फोरस का जो काम है वो देखिए हरित लवक को तो बनाता ही है, एक इसमें ऊर्जा का जो स्टोर होता है, यानी कि अगर पौधे के अंदर एनर्जी स्टोर होता है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। इसमें से इसकी प्रक्रिया में काम आ जाता है फॉस्फेट का एक समूह, तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और जब फिर से इसमें एक फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों फास्फोरस और तमाम पोषक तत्व पौधे को देना अति आवश्यक है। इस समय पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, चूँकि आने वाले समय में भोजन, क्योंकि अब जो भोजन बन रहा है वो इसकी वृद्धि और समृद्धि यानी फुटाव में काम आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में वही भोजन आपके स्टोर में काम आएगा। इससे पूर्व अब क्या करना है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इससे पूर्व मैं आपको बता चुका हूं पहले चरण में, यानी कि 10वें दिन में आपको 12 केजी खल, 2 केजी गुड़, 4 केजी देसी गाय का मट्ठा किस तरह से प्रयोग करना है उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे चरण में 15 से 20 दिन पर मैंने आपको बताया एक बैग, ये 1 एकड़ के मानक पे बता रहा हूँ दोस्तों, 1 बैग SSP देंगे, 1 बैग यूरिया देंगे, यानी यूरिया का जब प्रयोग करते हैं आप। उसके बाद मैंने तीसरे चरण में 20 से 25 दिन पर बताया है आपको जिंक सल्फेट का प्रयोग हरित लवक की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके साथ 5 जिंक सल्फेट आपको जो है 5 से 7 केजी लेना था, और मैग्नीशियम सल्फेट जिसमें मैग्नीशियम की जरूरत होती है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है, ये आपको लेना था 5 केजी, और मैग्नीज सूक्ष्म आंतरिक तत्व है वो 1 केजी लेना था। ये मैंने आपको बता दिया। उसको आप जो है गोबर की खाद के साथ या कंपोस्ट खाद के साथ या ऐसे ही खेत में भुरक के दे सकते थे। ये मैंने आपको बताया था 20 से 25 दिन पर। उसके बाद चौथा चरण बताया था मैंने 25 से 30 दिन पर। उसमें मैंने आपको बताया था 2 केजी चूना लेकर के उसका पानी, और यूरिया 1.5 केजी, और फेरस सल्फेट 50 से 500 ग्राम करीब वो ले करके और उसको स्प्रे करना था। खली का प्रयोग 2 से 3 बार भी फसल में 12, 14, 15 दिन के अंतराल पे आप कर सकते हो, अलग अलग वो पानी के साथ देनी होती है। फिर 5वां चरण जो अब आएगा 40 से 45 दिन का, इससे पूर्व का चरण है, उसमें मैंने आपको उस समय यूरिया की भी जरूरत होती है दोस्तों, फास्फोरस की जरूरत भी होती है, पोटास की भी जरूरत होती है। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 3 मैक्रो तत्व हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में आवश्यक तत्व हैं जो पौधे की वृद्धि, समृद्धि और फुटाव के लिए अति आवश्यक है। वो चरण होता है 30 से 45 दिन का। उस समय जो है अगर उसका पौधे का तना मजबूत होगा, पौधे का परिसंचरण मजबूत होगा, पौधे में फोटोसिंथेसिस तीव्र गति से होगा तो वृद्धि तो करेगा ही दोस्तों। उसके अंदर जो आंतरिक संरचना है वो मजबूत होने की वजह से उसका परिसंचरण तेजी से होगा और आने वाले समय में आपका पौधा अच्छी उत्पादन के लिए जो आपके अंदर बाली बनने जाएगी उस पौधे के अंदर, उसका बेहतर निर्माण कर पाएगा। तो उसके लिए मैंने NPK 19-19-19 का सबसे सस्ता और सरल उपाय बताया था, उसका 1 केजी का स्प्रे आप कर देंगे। अब आ जाता है 6वां चरण। 6वां चरण जो होता है 45 से 60 दिन का होता है। आज हम उस 6वें चरण की ही विस्तार से बात करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसके लिए मैं बहुत चीज़ों को शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन आपकी समझ में आ जाएगी, ये मेरी जो है गारंटी है दोस्तों। आप क्या करेंगे, इस समय ज़रूरत जो है फास्फोरस की और पोटास की यानी पोटेशियम की है।
फास्फोरस की ज़रूरत न केवल हरित लवक के निर्माण में है, बल्कि पौधे के तने के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, यानी जल को ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करता है, और पौधे की वृद्धि में जो पत्तों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो भोजन का निर्माण होता है, उसको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए जो का प्रयोग जिस तत्व की आवश्यकता होती है वो है आपको फास्फोरस और पोटेशियम। पोटेशियम दोस्तों रोगों से लड़ने की क्षमता भी विकसित करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करता है। इसके साथ साथ आपका जो फली का निर्माण होगा, जो फूलों का निर्माण होगा, यानी कि झंडा पत्ता अब यहाँ से निर्माण होना शुरू होगा, उस झंडे पत्ते का बेहतर निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। इसके अगर कमी पड़ गई फास्फोरस की तो बीजों का आकार, बीजों का निर्माण, बीजों के शेप साइज के साथ चमक पर भी फर्क पड़ेगा और कम से कम 20% का उत्पादन कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस समय फास्फोरस की कमी आपकी फसल के उत्पादन को प्रभावित करेगी। इस समय फास्फोरस को केवल स्प्रे के रूप में दिया जा सकता है। उसके लिए सबसे बढ़िया और सस्ता सुंदर जो तत्व है वो है NPK 05234, यानी 52% इसके अंदर फास्फोरस है और 34% इसके अंदर जो है पोटेशियम। इसके साथ आपको 100 ग्राम बोरोन भी मिलाना है दोस्तों। बोरोन की भी इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बोरोन भी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, आपके बीज का आकार के निर्माण में मदद करता है, साथ ही बीज की चमक बेहतरीन बनाता है, इसलिए बोरोन की भी आवश्यकता है दोस्तों। फ्लावरिंग से पहले और फ्लावरिंग के बाद दोनों ही समय पर NPK की यानी 05234 पोटेशियम और फास्फोरस की आवश्यकता है। इस समय फ्लावरिंग का पहले का चरण होता है 45 दिन और 60 दिन के बाद फ्लावरिंग के बाद का समय होता है, इसलिए हमने 45 से 60 दिन का ये समय आपके लिए निर्धारित किया है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन में तो पोटेशियम काम आएगा, क्लोरोफिल निर्माण में फास्फोरस काम आएगा और अन्य तत्व मैग्नीज वगैरह भी काम आती है, जो हम पहले ही बता चुके हैं, आपने दे दिया होता है। इस समय भी आप खली का प्रयोग भी कर सकते हैं। दूसरा, मैंने फिटकरी का प्रयोग भी बताया था कि फिटकरी को लेकर के 4-5 किलो फिटकरी लेकर के एक कपड़े, सूती कपड़े में बांध करके और जहाँ से आपका पानी चलता है उस पानी की दाल पर डाल दें, धीरे धीरे लगने दें। उससे नीचे जो है pH मेंटेन होता रहेगा जमीन का और फंगस से भी सुरक्षा करेगा। झंडा पत्ता जब बनेगा तो झंडा पत्ता का जो प्रमुख उपयोग है वो है बाली के निर्माण में दोस्तों। झंडा पत्ता जब तक हरा बना रहेगा आपकी फसल उतनी ही बेहतर बने, जितने दिन हरा बना रहेगा उतनी ही बेहतर पैदा होगी। उस पर न रोग आना चाहिए, न कीट लगना चाहिए उसको, क्योंकि वो अंतिम समय में प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख स्रोत वहीं से है, वहीं से वो भोजन को ट्रांसफर कर रहा है। और वो भोजन, वो समय है जब आपका भोजन बीजों के रूप में यानी कि धान के रूप में आपकी बालियों में इकट्ठा होता है। और ये झंडा पत्ता हरित भरा बना रहा, पौधा स्वस्थ बना रहा, तो भोज प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेजी से होगी और मोटे दाने होंगे, भरपूर दाने होंगे, घने दाने होंगे, लंबे दाने होंगे, चमकदार दाने होंगे। तो इसका प्रयोग जरूर करें दोस्तों। 1 से 1.5 किलो, 1 किलो ही ले लें, और ज़्यादा भी अगर 1 20 ग्राम ज़्यादा भी चला जाएगा, 100-200 ग्राम तो कोई दिक्कत नहीं, 1.5 किलो तक मैक्सिमम है। वो आपकी फसल के लंबाई और उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 से 1 किलो भी पर्याप्त है। 1 किलो NPK ले लें 05234 और 100 ग्राम बोरोन, दोनों का अलग अलग घोल बनाएं और टंकी में आधा पानी भरने के बाद दोनों को अलग अलग उसके अंदर डालें। मात्रा आप देख लें, 170 से 200 लीटर पानी चाहिए। कितनी टंकी आपकी इसमें यूज होंगी उस टंकी के हिसाब से इसका डिवाइडेशन कर दें और आप इसका स्प्रे कर दें। स्प्रे करने में भी आपको एक ध्यान और देना है। आपको एक बात ध्यान दें, मैंने आपको पहले बताया कि पत्ता लपेटक अगर कीड़ा है तो पहले उस कीड़े का आप इलाज करें, और उस कीड़े का इलाज करने के 4-5 दिन बाद, करीब 1 हफ्ते बाद आप इन पोषक तत्वों को दें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, मैं शायद बताना भूल गया। तो क्योंकि अगर वो कीड़ा लगा रहेगा तो इन पोषक तत्वों का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए उसका पहले इलाज जरूरी है। उसके बाद उसके 5 से 7 दिन बाद इन पोषक तत्वों को जरूर दें दोस्तों। आपके पास समय है 45 से 60 दिन का। इस समय इन पोषक तत्वों को देने से आपके फसल में 20% उत्पादन बढ़ जाएगा। अब इसके बाद क्या सावधानी बरतनी है दोस्तों? देखिए, झंडा पत्ता एक तो सुरक्षित रहना चाहिए, तो इसके बाद कभी भी खेत में बहुत तेजी से ज़्यादा घुसने का या घूमने का प्रयास न करें। आप अपनी नली को इस तरह से प्रयोग करें कि वो ज़्यादातर मुड़े नहीं। पौधा 30 दिन से पहले मुड़ता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आपका पौधा टूटे नहीं, मुड़े नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना है।
खेत के अंदर नमी नहीं, पानी रहना चाहिए। नमी इस समय पानी की बहुत आवश्यकता है, पानी सूखना नहीं चाहिए। अब 45 से 60 दिन पर खेत में 1, 2, 3 इंच पानी रहना बहुत आवश्यक है। खरपतवार तो अब ज़्यादा होती नहीं है क्योंकि आपका पौधा इतना बड़ा छा जाता है, अब खरपतवार की नहीं होगी, और हो भी तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला अब है नहीं। अब इसके बाद का जो चरण होगा वो बालियां निकलने के बाद का होगा, उसके लिए मैं अगले हफ्ते फिर से आपको वीडियो दे दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। ये काम जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो अपने किसान मित्रों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और आपके लिए ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।